हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 11 कार्य तथा ऊर्जा को अच्छी तरह से पढ़ा था, समाप्त किया था, हर टॉपिक को कवर किया था और पढ़ा था। मुझे उम्मीद है वो पूरा चैप्टर, सभी टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने उसको देखा होगा, वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इस पाठ के जो है 20 से 21 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें से कार्य हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो पहला है, सुमा एक तालाब में तैर रही है। एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है। एक पवन चक्की एक कुएं से पानी उठा रही है। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रही है। अनाज के दाने सूर्य की धूप में रख रहे हैं। एक पाल नाव पवन ऊर्जा का गतिशील है, कारण गतिशील है। तो इसको आप देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें कार्य हो रहे हैं। तो पहला है, तैरते समय, यानी पहला जो कार्य हो रहा है बिल्कुल हो रहा है। सुमा एक तालाब में तैर रही है तो कार्य हो रहा है, क्योंकि तैरते समय कार्य हो रहा है। यहाँ किया गया कार्य जो है ऋणात्मक है, क्योंकि सुमा पानी को पीछे की ओर धकेल रही है और वह गति आगे की ओर कर रही है। इस प्रकार कार्य तो हो रहा है, परंतु कार्य जो है ऋणात्मक है, जो कि विस्थापन की विपरीत दिशा में हो रहा है। दूसरा, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है तो कार्य नहीं हो रहा है, चाहे वो जितना मर्जी बोझा उठा रखे, लेकिन वो खड़ा हुआ है एक जगह, तो कोई इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए कार्य नहीं हो रहा है। तीसरा, एक पवन चक्की जो है कुएं से पानी उठा रही है, बिल्कुल कार्य हो रहा है, क्योंकि इस स्थिति में पवन चक्की द्वारा लगाया गया बल जो है पानी को ऊपर की ओर उठा लेता है, यानी विस्थापन जो है ऊपर की ओर होता है और दोनों ही एक दिशा में हो रहे हैं, तो यहाँ पे कार्य क्या है? धनात्मक कार्य हो रहा है। ठीक है, अगला है आपका, हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, स्थिति में कार्य नहीं होता है, क्योंकि ना ही कोई विस्थापन हो रहा है ना ही कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है, एक इंजन जो है ट्रेन को खींच रहा है। तो हाँ, कार्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ इंजन द्वारा लगाया गया बल जो है ट्रेन को विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो रहे हैं। जिस दिशा में कार्य बल लग रहा है आपका, उसी दिशा में ही ट्रेन के इंजनों जो है डिब्बों को लेके जा रहे हैं, यानी विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है, तो कार्य हो रहा है। उसके बाद अनाज के दाने सूर्य की धूप में रख के सूख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इस स्थिति में कोई बल कार्य नहीं कर रहा और ना ही कोई विस्थापन हो रहा है। प्रश्न नंबर, इसका जो अंतिम भाग है, एक पाल जो है नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, तो यहाँ पे भी कार्य हो रहा है, क्योंकि पवन ऊर्जा जो है नाव द्वारा बल लगा रही है, जिसके प्रभाव से नाव को है बल की दिशा में कार्य कर रही है। तो इस प्रकार बच्चों, ये सब भी जो उदाहरण दिए, ये हमने कार्य की जो वैज्ञानिक परिभाषा है उसके आधार पर इसका उत्तर दिया है। तो इस प्रकार जो है पहला प्रश्न बच्चों आपका पूरा होता है और मुझे उम्मीद है ये अच्छी तरह से समझ आया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है और यह एक वक्र पथ पर चलता है, यानी वक्र पाथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। तो पिंड के पथ में प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। तो पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल कितना कार्य किया, ये आपने ज्ञात करना है। ठीक है, तो बड़ा आसान है बच्चों। देखिए, पिंड जब वापस धरती पर आ जाता है तो इसका विस्थापन क्षैतिज दिशा में है, जबकि गुरुत्वीय बल ऊर्ध्वाधर यानी नीचे की ओर आ रहा है, सीधा ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। अब हम जानते हैं कि यदि बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो कार्य क्या होता है? शून्य। यानी बल अगर ऊपर की तरफ लग रहा हो और विस्थापन नीचे की तरफ हो रहा हो तो कार्य शून्य हो जाता है और गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ आएगा आपको। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का वर्णन करें। तो बल्ब जो है एक जलता है बैटरी से, तो बैटरी में होता है आपका केमिकल्स, यानी रासायनिक एनर्जी होती है उसके अंदर। रासायनिक एनर्जी से क्या हो रहा है? विद्युत जल रहा है, तो यानी विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो उसके बाद विद्युत ऊर्जा जो है तापीय ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा में बदल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से फिर ताप ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है, ये इसमें परिवर्तन होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 तो चलते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में बदल देता है। तो बल द्वारा किए गए कार्य का हमने ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको दिया हो यहाँ पे बल, यहाँ पे दिया आपको द्रव्यमान और यहाँ पे दिया आपको स्पीड या वेग। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। वस्तु का द्रव्यमान है 20 किलोग्राम
आरंभिक वेग है 5 और अंतिम वेग है 2। अब बल द्वारा किए गए कार्य आपको पता ही है हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ यू क्या है अपने यहाँ पे इनिशियल है और वी यहाँ पे फाइनल वेग है, तो हमें ये घटाना है। तो क्या आ जाएगा हमारा हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका हाफ एम, अब वी की वैल्यू और यू की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो हाफ 20 इंटू 4 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 210 जूल आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा माइनस? क्योंकि यह ऋणात्मक कार्य होता है। अतः बल द्वारा विपरीत दिशा में क्योंकि कार्य ऋणात्मक है, किया गया कार्य माइनस 210 जूल है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर एक बिंदु पर रखा हुआ है। इसे बिंदु बी पर लाया जाता है। ए तथा बी के मिलने वाली क्षैतिज रेखा है। जो पिंड का गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? हमें जो इसके ऊपर जो कार्य होता है ना, जो गुरुत्व कार्य करेगा ग्रेविटी, उसको हमें ज्ञात करना है और अपने उत्तर की व्याख्या भी करनी है। तो उत्तर देख लेते हैं। देखिए ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा कैसी है? क्षैतिज रेखा है, ठीक है। अतः इसका विस्थापन क्षैतिज दिशा में ही होगा, जबकि गुरुत्वीय बल ऊर्ध्वाधर होता है। आपको पता ही है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। हम जानते हैं कि यदि बल तथा विस्थापन परस्पर लंब हो तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इसलिए गुरुत्वीय बल वहाँ पे किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। मुझे उम्मीद है बच्चों अभी तक 5 प्रश्न हमने किए वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। प्रश्न नंबर 6 है, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, ठीक है। एक फ्रीली कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है और उसकी ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो रही है। क्या यह ऊर्जा सक्शन के नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। नहीं। देखिए, मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा जिस मात्रा में कम होती है उसी मात्रा में उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अतः उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है, यानी वो खत्म नहीं हो रही है। इस प्रकार ऊर्जा सक्शन के नियम का उल्लंघन नहीं है। आपको मैंने बताया है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलता है। तो जब ऊपर से नीचे कोई गिर रही है ना, ऊपर जब 0 थी वहाँ पे पोजीशन तो थी स्थितिज ऊर्जा, तो जैसे वो नीचे की तरफ गिर रही है तो स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। इट मीन्स जो टोटल उसमें निहित यांत्रिक ऊर्जा है वो तो उतनी ही रह रही है, ठीक है। इसलिए ऊर्जा सक्शन नियम का उल्लंघन नहीं है। यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सभी प्रश्न अभी तक समझ आए होंगे। अगर आपको थोड़ा जल्दी लग रहा हो, जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो आप बच्चे जो है पॉज करके आराम से इनको देख सकते हैं जहाँ समझ नहीं आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7 क्या बोलता है? जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? अब साइकिल चलाते समय आपकी ऊर्जा की जो कन्वर्शन हो रही है वो बतानी है। तो पहले देखिए, स्थितिज ऊर्जा है, गाड़ी खड़ी है तो स्थितिज ऊर्जा बदल रही है पेशी ऊर्जा में। आपने पेशी ऊर्जा अपने जब आपने पैरों से पैडल मारे तो आपकी जो टांगों की मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव आया, उनसे एनर्जी लगी। तो स्थितिज ऊर्जा जो पहले थी उसके बाद पेशी ऊर्जा में बदली। फिर पेशी ऊर्जा जब आपने लगाई तो फिर साइकिल चलने लगी, यानी उसके जो चक्के थे वो चलने लगे, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। और फिर यांत्रिक ऊर्जा से साइकिल चल पड़ती है तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार जो है ऊर्जा का बदलाव होता है। प्रश्न नंबर 8 तक चलते हैं। जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की ऊर्जा कहाँ गई? अब ये सोचने वाली बात है, बड़ी आसान सी बात होती है पर बड़ी टिपिकल चीज़ें हैं। देखिए, जब हमने उसमें अपनी ऊर्जा लगाई वो नष्ट नहीं होती है। पहली बात तो वो नष्ट नहीं होती। जब हम अपनी सारी शक्ति लगाकर उस बड़ी चट्टान को हिलाने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, क्योंकि चट्टान को धकेलने समय हमारी मांसपेशियां जो है तन जाती है और इन पेशियों में रक्त संचार भी बढ़ जाता है। अब पेशियों में इस परिवर्तन के कारण जो पर्याप्त ऊर्जा का व्यय होता है और हम थका हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। तो हमारा तो ऊर्जा का नुकसान हो जाता है और परंतु चट्टान नहीं हिला पाते, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा लगी वो मांसपेशियों द्वारा ऊर्जा खत्म होती है और हमारी ऊर्जा जो है वेस्ट हो जाती है और हम थके हुए महसूस करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 तक चलते हैं। यदि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें खर्च हुई तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? अब 250 यूनिट का मतलब पता है आपको, मैंने बताया था 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट पर आवर। तो 250 इक्वल टू 250 किलोवाट पर आवर, यानी 250 इंटू 1000 इंटू
इंटू 1000 इंटू 60 इंटू 60 यानी 36,000। तो क्या आएगा आपका 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट यानी 3.6 इंटू 10⁻⁶। ये जो आपका 1000 इंटू 60 इंटू 60 वो बनता है 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो आपको जानते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसीलिए 250 इंटू क्या होगा 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो आंसर क्या आएगा आपका 9.0 इंटू 10⁸ जूल। तो इसलिए 250 इंटू हुई आपकी 9.0 इंटू 10⁸ जूल। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु या पिंड जिसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को फ्रीली नीचे गिरने दिया जाता है, जब पिंड जो है ठीक आधे रास्ते पर होता है, तो उसमें उसकी गतिज ऊर्जा का ज्ञात करनी है हमें। और ग्रेविटी दी है यहाँ पे G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हम जानते हैं पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ 40 किलोग्राम, ऊंचाई दी है 5 मीटर। अब गुरुत्वीय त्वरण दिया है यहाँ पे G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए स्थितिज ऊर्जा E इक्वल टू mgh यानी मास इंटू त्वरण इंटू हाइट यानी 40 इंटू 10 इंटू 5 इंटू आ गया आपका 2000। इसलिए पिंड जब ठीक आधे रास्ते होगा तो उसकी ऊंचाई होगी h1 यानी आधी, तो 5/2 यानी 2.5। इसलिए हमें क्या करेंगे यहाँ पे, तो E1 क्या आएगा 40 इंटू 10 इंटू 2.5 इक्वल टू 1000 जूल, 2000 से आधी होगी। तो कुल ऊर्जा आपको पता ही है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, तो 2000 इक्वल टू 1000 प्लस गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा कितनी होगी 2000 माइनस 1000 इक्वल टू 1000 जूल, समझे। इसलिए आधे रास्ते पर उस पिंड की गतिज ऊर्जा होगी 1000 जूल। उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रश्न भी समझ आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 बोलता है आपका पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल कितना कार्य करेगा? अपने उत्तर की तर्कसंगत बनाइए। तो चलिए देखिए, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह का गुरुत्व बल केंद्र की ओर ही होता है, आपको पता ही है, क्योंकि वो गोलाकार घूम रहा है। जबकि वेग तथा विस्थापन जो है स्पर्श रेखीय होता है। हम जानते हैं यदि बल का तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो कार्य शून्य होता है। अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य भी शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है विस्थापन और बल लंबवत है। ये देखिए, ठीक है, ये उपग्रह का वेग रहेगा, ये गुरुत्वीय बल रहेगा, इस पर इसका कार्य होगा शून्य। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, क्या पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए, इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। यानी इसका मतलब हुआ किसी भी वस्तु या पिंड पर लगने वाले बल की अनुपस्थिति में भी इसका विस्थापन होता है। तो देखिए, न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है गति का, यह बोलते जड़त्व का नियम भी बोलते हैं हम। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। अतः किसी गतिशील वस्तु में किसी कार्यकारी बल की अनुपस्थिति में भी वस्तु में विस्थापन संभव है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार जो है यह संभव है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ। कोई मनुष्य भूसे के गट्टर में अपने सिर को 30 मिनट तक रखे रहता है, ठीक है, और थक जाता है। क्या उसके कुछ कार्य किया या नहीं? नहीं, उसने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि गट्ठर में कोई विस्थापन नहीं हुआ, अतः उसने कोई कार्य नहीं किया। हमने हमेशा लॉजिकल यानी वैज्ञानिक तथ्य भी बताने हैं। तो जब कोई व्यक्ति गट्ठर में भूसे गट्ठर में अपना सिर डालता है तो कोई विस्थापन तो हुआ नहीं। तो आपको पता है ये कार्य क्या होता है, जब कब आप बल लगाते हो तो बल लगाने के साथ वहाँ पे विस्थापन भी हो, इसलिए कोई कार्य नहीं हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। एक विद्युत हीटर यानी हीटर जो होता है जिसको आप सर्दी में जलाते हो की घोषित शक्ति है 1500 वाट, यानी उसकी कैपेसिटी है 1500 वाट। अब 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा? 1500 वाट की कैपेसिटी है, 10 घंटे लगातार चलेगा तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, कंज्यूम करेगा? तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 1500 वाट, और समय दिया है 10 घंटे। तो उपयोग की गई ऊर्जा आपको पता ही है, शक्ति इंटू समय। तो 1500 इंटू 10 WH इक्वल टू 15000 WH यानी 15 किलोवाट पर आवर। तो अब आपको पता है KWH की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो हमने डालनी है, वो आएगा 15 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻⁷। तो
विद्युत हीटर जिसकी क्षमता 1500 वाट है, 10 घंटे में वह ऊर्जा उपयोग करेगा 5.4 इंटू 10⁷ जूल। उम्मीद है बच्चों ये भी समझ आया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। जब हम किसी सरल लोलक, अब लोलक दोलक क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इसमें कोई होने वाले परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट करें। दोलक या गोलक में कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है। अंततः इसकी ऊर्जा क्या होगी भी ज्ञात करें। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है, ये बताएं। चलिए देखिए, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक और बिंदु ए बिंदु बी तक ले जाकर छोड़ते हैं तो स्थिति में क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई होने के कारण जो है स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा गतिज ऊर्जा शून्य होती है। इसी तरह कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब मध्य में बिंदु ओ दिया हुआ है यहाँ पे, तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वहाँ पे और स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। इस प्रकार यहाँ भी कुछ ऊर्जा का संरक्षित हो रही है। ठीक है, तो गति करते हुए लोलक पर हवा से घर्षण बल लगता है, आपको पता ही है। हवा सभी चीज़ों पे बल लगाती है जो उसके अगेंस्ट चलती है, तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा धीरे धीरे तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है जो उसकी गति को कम करने लगती है। इसीलिए अंत हम लोलक को रुक जाता है। इस प्रकार हम यह ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है और इसमें हम ऊर्जा के संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे होते, क्योंकि इसमें वो एनर्जी जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। तो ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, फिर वह हीट एनर्जी में बदल रही है। तो इसमें ऊर्जा के संरक्षण यानी लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन नियम का कोई उल्लंघन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बोलता है m द्रव्यमान का एक पिंड है जिसका नियत वेग है v। अब इस पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए। यानी एक निश्चित वेग से v वेग से चला रहा है, उसका द्रव्यमान m है, हमने इसके ऊपर कितना बल लगाना है, कितना कार्य करना है कि वो उसका जो वेग अवस्था हो जाए विराम अवस्था में। तो पिंड का द्रव्यमान दिया है m, आरंभिक वेग आपको पता ही है v मीटर पर सेकेंड यानी v दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया है v1, ये हमने अज्यूम करना है, अंतिम वेग है v1, ये जीरो है। जीरो का मतलब हमने अंतिम वेग को खड़ा करना है एक जगह स्थिर अवस्था में, तो अंतिम वेग हुआ जीरो। तो किए गए कार्य क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करना हमने। तो आपको पता है फॉर्मूला का हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी डैश स्क्वायर, डैश का मतलब हुआ अंतिम वेग और हाफ एम बी स्क्वायर जो प्रारंभिक वेग है, यानी ये तो जीरो है। ठीक है, और ये कितना दिया उन्होंने v दिया हुआ है। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ एम जीरो माइनस वी स्क्वायर और आगे आ जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका जो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा हाफ एम वी स्क्वायर जूल कार्य करना पड़ेगा ताकि उसको हम स्थिर अवस्था में ला सकें। चलिए प्रश्न नंबर 17 तक चलते हैं। प्रश्न 17 बोलता है 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब इस कार को रोकने के लिए किए गए बल का या कार्य का हमें परिकलन करना है, कितना हम कार्य करते हैं। ये वही प्रश्न जो हमने पीछे पढ़ा, इसमें पहले फॉर्मूला दिया था, इसमें अभी फॉर्मूला की जगह वैल्यू दी है, तो आपको वही करना है। इसमें हमने वही माना है, दिया गया द्रव्यमान है 1500 किलोग्राम और फाइनल वी जो दिया है, इनिशियल वी है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और फाइनल वी आपको मानना है V10। तो फार्मूला क्या रहेगा, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर। अब आपको पता है हाफ एम दिया हुआ है और वी स्क्वायर और माइनस यू वी स्क्वायर जीरो है जो फाइनल वेग है, और यू दिया है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा जिसको हम सेकंड में बदलना है, तो 50/3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा फार्मूला, हाफ एम की जगह डालेंगे हम 1500 और 50/3 होगा 2500 इंटू 9 यानी स्क्वायर। ठीक है, 5 5 25 आपको पता है फार्मूला का, और 3 3 9। तो ये आप वैल्यू पुट करेंगे, फिर आ जाएगा आपका माइनस 2,08,333, ये आ जाएगा फार्मूला वैल्यू। इतना हमें कार्य यानी माइनस 2,08,333 जूल कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्य कैसा करना पड़ेगा, ऋणात्मक, क्योंकि हमें जिस तरफ गाड़ी चल रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकना पड़ेगा तभी गाड़ी रुक पाएगी, यानी जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें बल लगाना पड़ रहा है, इसलिए कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। समझ आ गया बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है।
विस्थापन की दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। अब चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए किया गया कार्य ऋणात्मक है अथवा धनात्मक है अथवा शून्य है, हमने ये बताना है। अब देखिए फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, आगे जा रहा है मोमेंटम, ठीक है, विस्थापन। तो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा, लंबवत है तो बल 0, यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रहा है तो बल भी इस तरफ, यहाँ होगा धनात्मक। यहाँ पे फोर्स इस तरफ है और विस्थापन इस तरफ, तो यहाँ पे बल होगा ऋणात्मक, ठीक है। तो इन तीनों स्थितियों में इस तरह से बल होगा, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर, सोनी क्या कहती है, सोनी कहती है किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हो। क्या आप इससे सहमत हैं? अब हम इसका आंसर देना है। तो किसी वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हो तो भी त्वरण शून्य हो सकता है, ये बात सही है। क्यों? देखिए विराम अवस्था में वस्तु पर कई बल लगते हैं, जैसे गुरुत्वीय बल भी लग रहा है, घर्षण बल भी लग रहा है। जब कोई वस्तु एक जगह रुकती है ना, तो गुरुत्वीय बल तो होता है और घर्षण बल भी होता है, परंतु उसका त्वरण शून्य होता है। इसलिए होता यह है कि इनकी लगने वाले सभी बलों का कुल परिमाण शून्य होता है, इसीलिए क्या होता है, वो त्वरण शून्य होता है। देखिए विराम अवस्था में होता है तो उस पर त्वरण ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और घर्षण बल भी लग रहा है, परंतु बल जो लग रहे हैं उसके कारण वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था में तो नहीं आ रही है, यानी विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए त्वरण क्या होगा, 0 ही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 4 युक्तियां जिसमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। अब इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा जो है किलोवाट में ज्ञात करनी है। 4 युक्तियां दी है, इनकी जो शक्ति है वो दी है 500 वाट प्रति घंटे। तो 4 × 5000 इक्वल टू 2000 या 2000 वाट। तो 4 युक्तियों की कुल शक्ति हो गई 2000 वाट और समय हो गया 10 घंटे। तो व्यय की गई ऊर्जा होगी शक्ति इंटू समय, तो 2000 × 10 इक्वल टू 20000 वाट आवर। अब हम इसको किलोवाट में करना है, तो आपको पता ये किलो का मतलब 3 जीरो, तो हमने 3 जीरो पीछे लेके 20 किलोवाट आवर्स आ जाएगा। अतः 10 घंटे में यह 20 किलोवाट आवर ऊर्जा का खर्च करेगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 जो इसका पाठ का अंतिम प्रश्न है उसको देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 21 है, मुक्त रूप से गिरता हुआ एक पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, ठीक है। इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है? अब देखिए एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या बोलता है, जब भी एनर्जी जो होती है रुकती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है। तो जब गतिज ऊर्जा में कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है, तो धरती से टकरा जाती है। तो जब धरती से टकराती है तो उसके जो है वेग 0 हो जाता है और ध्वति ऊष्मा तथा तापीय ऊर्जा करता है, यानी वह ऊष्मा तथा ताप उत्पन्न करता है। तो क्या होता है, जो उसकी गतिज ऊर्जा थी वह ऊष्मीय ऊर्जा में और तापीय ऊर्जा में बदल जाती है, नष्ट नहीं होती है जबकि रूपांतरित हो जाती है। तो कुछ अंश जो उसका स्थितिज ऊर्जा में संरक्षित हो जाता है और कुछ अंश जो है ध्वनि ऊर्जा में, कुछ ऊष्मा ऊर्जा में, कुछ तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। तो इस प्रकार जो बच्चों इस चैप्टर के सभी 21 प्रश्न हमने कर लिए हैं और उम्मीद है मुझे आप सब बच्चों को अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अब आप बच्चों को अगर कोई चीज़ स्किप कर गई हो, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी बनाया हुआ वीडियो, तो आप बीच में पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। देखिए इतना जल्दी बोलने के बाद भी यह वीडियो जो है 23 मिनट का बना है, काफ़ी लंबा हो गया है। तो कोई बात नहीं, आप इसको आराम से बीच में पॉज कर सकते हैं, जहाँ समझना है वहाँ समझ सकते हैं। अब आप बच्चे इन प्रश्नों को लिख भी सकते हैं, फिर कॉपी में लिखें बढ़िया से और आपको याद करें। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसी के साथ हमने चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा को अच्छी तरह से समझा, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर को भी किया। चलिए अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।